हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टारगेट गुरुकुल। जहां आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बचे हुए फिगर ऑफ स्पीच जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर अप नहीं कर पाए थे। बेसिकली होता क्या है कि फिगर ऑफ स्पीच ये एक इतना वास्ट टॉपिक है जिसको पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक लेक्चर में कवर अप कर पाएं। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ने। आपको सिर्फ वही फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस बताए थे। एक क्वेश्चन का मैंने आंसर आप लोगों को बता दिया था और बाकी के 2 क्वेश्चंस को मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको बताऊंगी। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं पहले वो दोनों क्वेश्चंस, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। यहाँ पे वैरायटी का कंपैरिजन किया गया स्पाइस से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यहाँ पे वैरायटी का डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है स्पाइस से विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक, सो और एज। जब कहीं भी डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक, सो और एज, तो जैसा कि आपको ये चीज क्लियरली पता है कि जब सो, एज और लाइक यूज होता है तो वहां पे सिमिली होता है। बट यहाँ पे चूंकि डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है वैरायटी का स्पाइस से और यहाँ पे सो, लाइक और एज नहीं यूज हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? एग्जैक्टली यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। आई होप आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो भी फिगर ऑफ स्पीच पढ़े थे वो आपको क्लियर होगा। और वहां पे उस वीडियो में, उस लेक्चर में मैंने आपको एक सिक्वेंशियल फॉर्म में सारे फिगर ऑफ स्पीच को लर्न करने का एक ट्रिक भी दिया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके हमारी वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओ सॉलिट्यूड। ओ सॉलिट्यूड, वेयर आर द charms that sages have seen in थाई फेस। यहाँ पे कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, मतलब जो चार्म्स, जो लुक्स, जो शाइन मेरे फेस में थी वो कहाँ पे है? सॉलिट्यूड। यहाँ पे सॉलिट्यूड का मतलब है अपने आप, एकांत। व्हाट डज सॉलिट्यूड मीन्स? एकांत। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं सेल्फ टॉक। यहाँ पे खुद से बात हो रही है, सेल्फ टॉक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेल्फ टॉक या फिर किसी भी नॉन लिविंग थिंग से अगर हम बात करते हैं या फिर किसी भी ऐसे चीज या ऐसे इंसान से बात करते हैं जो एट द मोमेंट, एट द टाइम वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है? वहां पे एपिस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो कि कह रहा है ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स दैट सेजेस हैव सीन इन द थाई फेस, मतलब कि ओ सॉलिट्यूड, जो शाइन, जो साइन, जो मूवमेंट, मतलब जो साइन, जो चमक मेरे फेस में थी वो अब क्यों नहीं नजर आती? यहाँ पे सेल्फ टॉक किया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एपिस्ट्रॉफ। तो इसी के साथ हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और अब हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर, और इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे और फाइनली आपका जो फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक है वो आज का लेक्चर और एक प्रीवियस लेक्चर जो ऑलरेडी आप लोगों ने आई होप कि देखा होगा, उन दोनों को मिला के हमारा पूरा फिगर ऑफ स्पीच का सेशन क्लियर हो जाता है, आपका पूरा फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट क्लियर हो जाएगा। सो आवर फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एंथिसिस, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनकॉन्केबल, अपोजिट और स्ट्रांगली कॉन्ट्रास्टिंग। क्या होता है इसमें? स्ट्रांगली कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आर प्लेस्ड इन शार्प juxtaposition, in stark juxtaposition and sustained tension, as in the saying art is long and time is fleeting. Antithesis, antithesis एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इनकॉन्केबल, अपोजिट और स्ट्रांगली कॉन्ट्रास्टिंग चीजें होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था ऑक्सीमोरॉन में, आई होप कि आपको ऑक्सीमोरॉन याद होगा, जिसमें दो अपोजिट्स वर्ड्स होते थे। क्या होते थे? दो अपोजिट्स वर्ड होते थे। दो अपोजिट वर्ड्स फॉर एग्जांपल हो रहे हैं, उनको हम एक साथ रखते थे बाई सीइंग अ सिमिलर क्वालिटी, मतलब दो ऐसी चीजें हैं जो हैं तो अपोजिट, बट उन दोनों के बीच में एक ऐसी सिमिलर क्वालिटी है जिसकी वजह से हम उन दोनों को एक साथ रख देते हैं। ऐसा होता था ऑक्सीमोरॉन में। लेकिन एंथेसिस में क्या होता है ना कि दो फ्रेजेस जो एकदम अलग होंगे, उन दो फ्रेजेस को अगर हम एक साथ रख देते हैं तो वो हो जाता है एंथेसिस, और दो अलग वर्ड्स को अगर हम एक साथ कंबाइन करते थे तो वो हमारा हो जाता था ऑक्सीमोरॉन। ये बेसिकली आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको हम चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो
Here are some examples of antithesis. होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब होप फॉर द बेस्ट, आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी अपनी लाइफ में जो भी आप जिस चीज के लिए भी फाइट कर रहे हैं, उसके लिए आप बेस्ट के लिए होप करिए। मतलब आप कामना करिए कि आपके साथ जो हो वो बेस्ट हो। मगर अगर किसी कारणवश, किसी वजह से आपके साथ बेस्ट नहीं होता है, तो आप वर्स्ट पार्ट जो होता है उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट, द वर्ड बेस्ट इज यूज्ड हियर एंड द वर्ड वर्स्ट इज यूज्ड हियर। मतलब दो अपोजिट वर्ड, एक है बेस्ट और एक है वर्स्ट, जिनकी अपोजिट, मतलब जिनका कोई एकदम ही, आप कह सकते हैं एकदम अपोजिट है ये दोनों वर्ड्स। इनको एक फ्रेज, मतलब फर्स्ट फ्रेज है होप फॉर द बेस्ट एंड सेकेंड फ्रेज है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यहाँ पे दो फ्रेजेस को एक साथ यूज किया गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंथेसिस। सेकेंड वन, कीप योर माउथ क्लोज एंड योर आईज ओपन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो सेंटेंस है। फर्स्ट वन इज कीप योर माउथ क्लोज एंड द सेकेंड वन इज योर आईज ओपन। मतलब अपना मुंह बंद रखो और अपनी आंख को खुला रखो। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो दोनों वर्ड्स या दोनों सेंटेंसेस को एक साथ रखा गया है, वो दोनों एकदम अपोजिट मीनिंग कैरी करते हैं। मतलब यहाँ पे एक जगह यूज हुआ है क्लोज और एक जगह यूज हुआ है ओपन, ये दोनों वर्ड्स एकदम ही अपोजिट हैं, लेकिन इनको एक सेंटेंस में एक साथ बाय यूजिंग अ कंजक्शन एंड रखा गया है। तो यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा हमारा एंथेसिस। ये एंथेसिस फिगर ऑफ स्पीच या फिर एंथेसिस पोएट्रिक डिवाइस का एग्जांपल है। थर्ड वन, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, ये एक पहला सेंटेंस है और सेकंड सेंटेंस है वन जायंट लीप फॉर द मैनकाइंड। यहाँ पे भी दो, मतलब दो अपोजिट वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे यूज हुआ है स्मॉल स्टेप एंड जाइंट लीप, दो अपोजिट मीनिंग वाले चीजों को एक साथ एक ही सेंटेंस में यूज किया गया है। तो वहां पे हो जाएगा एंथेसिस। सुनिए, आप लोग एंथेसिस और ऑक्सीमोरॉन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता था कि दो वर्ड्स जो एकदम ही अपोजिट होते थे, बट उन दोनों के अंदर कोई भी एक कॉमन क्वालिटी पाई जाती थी। तो उस कॉमन क्वालिटी के साथ उन सब, मतलब उन दोनों वर्ड्स को एक साथ एक स्टेटमेंट में रखा जाता था। लेकिन एंथेसिस में दो वर्ड्स नहीं एक साथ रखे जाते हैं, बल्कि उन दोनों वर्ड्स से दो अलग अलग सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है और उन दोनों सेंटेंस को एक साथ रखा जाता है। तो आपको ऑक्सीमोरॉन और एंथेसिस में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, जो कि है ट्रांसिफेरेड एपिथेट। एपिथेट का बेसिकली इतना सा मतलब समझिए कि एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। एपिथेट का क्या मतलब होता है? एडजेक्टिव। अब आप लोग सोचेंगे ये एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव बेसिकली किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले आता है, जो कि नाउन को और क्लैरिफाई कर देता है और अच्छे तरीके से ये चीज क्लैरिफाई कर देता है कि क्या है, कैसे है। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ अभी आगे समझेंगे। A transferred epithet, a transferred epithet, as the name suggested, is a figure of speech formed by the transfer of the epithet. मतलब transfer of the epithet. Epithet का इतना सा मतलब आप समझ सकते हैं adjective. epithet का मतलब क्या समझ सकते हैं? adjective. मतलब एडजेक्टिव अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन के आसपास एडजेक्टिव है, उसका प्लेस इधर से उधर मूव करके कोई भी फिगर ऑफ स्पीच अगर इस रिगार्डिंग आता है तो उसको कहेंगे ट्रांसफर एपिथेट। इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। द प्लूमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज weary ways। क्या है? द प्लूमैन होमवर्ड, द प्लूमैन होमवर्ड plots his weary way। सेकेंड वन, आई हैव अ सेटिस्फाइंग जॉब। आई हैव अ सेटिस्फाइंग जॉब, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि आई हैव अ जॉब, बट यहाँ पे इस जॉब, आई हैव अ विच टाइप ऑफ जॉब, आई हैव अ जॉब एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट जॉब। मतलब कि यहाँ पे अपनी जॉब को क्लैरिफाई किया जा रहा है। तो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा या फिर कौन सा आप कह सकते हैं पोएटिक डिवाइस हो जाएगा? ट्रांसवर्ड एपिथेट पोएटिक डिवाइस हो जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन। पर्सनली ये वाला फिगर ऑफ स्पीच मेरा बहुत ही फेवरेट है, एलिट्रेशन। सो द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड, द यूज ऑफ द सेम लेटर, use of the same letter or sound at the beginning of the words that are closed together, at the beginning of the words। कुछ चीजें हैं जिनको मार्क करना बहुत ही जरूरी है ताकि आप लोगों को वो चीज, वो फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से क्लैरिफाई कर पाए। Beginning of the words that are close together, as in he built a big boat। बेसिकली इतना सा समझिए कि एलिट्रेशन में होता क्या है। एलिट्रेशन में होता है कि एक सेंटेंस रहेगा, उसमें कुछ वर्ड्स एट द, मतलब कुछ अल्फाबेट्स कह सकते हैं हम, कुछ अल्फाबेट्स रिपीट होंगे और वो अल्फाबेट, जैसे कि आपको पता है अल्फाबेट,
अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स आर ऑफ टू टाइप ना, वोवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो एलिट्रेशन में वोवेल नहीं रिपीट करता है, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट रिपीट करता है। एक कोई सेंटेंस होगा और उसमें कुछ वर्ड्स होंगे जिसमें कि हर वर्ड के स्टार्टिंग में, हर वर्ड नहीं मतलब एक सेंटेंस होगा उसमें वर्ड्स होंगे कुछ जो कि रिपीट करेंगे और उसमें कॉन्सोनेंट रिपीट करेगा, बेसिकली कॉन्सोनेंट ही रिपीट करेगा और वो जो कॉन्सोनेंट होगा वो वर्ड के स्टार्टिंग में ही होना चाहिए। ये स्पेसिफिकेशन है एलिट्रेशन का, मतलब कॉन्सोनेंट रिपीट करेगा, वोवेल नहीं रिपीट करेगा। और वो जो कॉन्सोनेंट लेटर होगा वो वर्ड के स्टार्टिंग में होगा। ये आपको हम अभी एग्जांपल्स के साथ और भी क्लेरिफाई वे में डिस्कस करेंगे और क्लेरिफाई वे में आपको बता देंगे। सो द यूज ऑफ द सेम लेटर, मतलब सेम लेटर होगा, उसका फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट होगा और वो कॉन्सोनेंट ही बार बार रिपीट करेगा। जरूरी नहीं है कि पूरा वर्ड बार बार रिपीट करे, जरूरी ये है कि जो कॉन्सोनेंट होगा उस वर्ड के स्टार्टिंग में वो बार बार रिपीट करेगा। तो हमारा कौन सा पोएट्रिक डिवाइस हो जाएगा? एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई माइंड मेक्स मार्वेलस मूव्स मासेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर ऑफ स्पीच में, इस एग्जाम्पल में माई माइंड मेक्स मार्वेलस मूव्स मासेस। यहाँ पे ये जो फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा कि एम सेवरल टाइम्स रिपीट हो रहा है। एम यहाँ पे सेवरल टाइम्स रिपीट हो रहा है। माई माइंड मेक्स मार्वेलस मूव्स मासेस। यहाँ पे आप देख रहे हैं एम सेवरल टाइम्स एम रिपीट हो रहा है। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। और आप देख सकते हैं ये सारे वर्ड्स के स्टार्टिंग में है। तो एलिट्रेशन में जो भी कॉन्सोनेंट होगा, जो भी कॉन्सोनेंट यूज होगा वो वर्ड के हमेशा स्टार्टिंग में ही होगा, मिडल या एंड में नहीं पाया जाएगा। एलिट्रेशन में एक वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट होगा, एक अल्फाबेट, वो रिपीट करेगा और वो वर्ड के स्टार्टिंग में होगा। आई होप कि आपको क्लैरिफाई हो गया हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिटिल ओल्ड, there is a little old lady got multilated late last night। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं the word, the alphabet, the consonant L is repeating several times। little old lady got multilated late last night। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं L जो कि कॉन्सोनेंट है, as usual कॉन्सोनेंट ही यूज होता है हमारे एलिट्रेशन में। तो एल जो कि है कॉन्सोनेंट वो बार बार सेवरल टाइम्स रिपीट हो रहा है और वो हर वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? एलिट्रेशन। नेक्स्ट वन इज assonance। Assonance is a figure of speech that is characterized by the use of words having similar vowel sound constituently। तो जैसा कि हम लोगों ने एलिट्रेशन में पढ़ा कि कॉन्सोनेंट रिपीट कर रहा था, सिमिलर एज, सेम एज एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होगा? वोवेल्स रिपीट करेंगे, कॉन्सोनेंट एलिट्रेशन में रिपीट करते थे। तो एसोनेंस में क्या होता है कि हमारे वोवेल्स रिपीट करते हैं, वोवेल साउंड रिपीट करेंगे। और एलिट्रेशन में क्या होता था कि कॉन्सोनेंट रिपीट तो करता था बट ये कंपलसरी था कि वो जो कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है वो हमेशा ही स्टार्टिंग में रहेगा, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में ही रहेगा वो कॉन्सोनेंट वर्ड। बट हमारे एसोनेंस में ऐसा कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। एसोनेंस में कोई भी वोवेल रिपीट कर रहा है, वो कोई भी वोवेल रिपीट कर रहा है वो स्टार्टिंग मिड या फिर एंड में हो सकता है। एसोनेंस, क्लियरली आप लोगों को एसोनेंस और एलिट्रेशन में ना एक प्रॉपर डिफरेंस पता होना चाहिए। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट, मतलब अगर कॉन्सोनेंट रिपीट करेंगे तो एलिट्रेशन होगा, और एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट रिपीट करते हैं वो वर्ड के स्टार्टिंग में ही रहते हैं, ये उनकी स्पेसिफिकेशन है। लेकिन एसोनेंस में ऐसा नहीं होता। एसोनेंस में वोवेल्स रिपीट करेंगे और वोवेल स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, मिड में भी हो सकते हैं और एंड में भी हो सकते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ क्लियरली समझेंगे। एक बार फिर से ये स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। Assonance is a figure of speech that is characterized by the use of words having similar vowel sound। सिमिलर वोवेल साउंड होंगे लेकिन वो वोवेल्स कंपल्सरी नहीं है कि वर्ड के स्टार्टिंग में ही पाए जाए, वो वोवेल्स स्टार्टिंग, मिड या एंड में भी हो सकते हैं। तो चिप्स एंड डिप्स, रिपीटेशन ऑफ द आई वोवेल साउंड। यहाँ पे आप देखेंगे इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है चिप्स एंड डिप्स, यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जगह वोवेल साउंड रिपीट तो हुआ है बट यहाँ पे भी ये वर्ड के मिडल में है और यहाँ पे भी ये वर्ड के मिडल में ही है। तो आप ये इजिली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वोवेल रिपीट होगा लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि वर्ड के स्टार्टिंग में ही हो, वो मिड या एंड में भी हो सकता है। नेक्स्ट वन,
सर्फ एंड टर्फ, यहाँ पे आप देखेंगे सर्फ एंड टर्फ, इसमें भी द वर्ड यू इज यूज्ड एंड वो मिडल ऑफ द सेंटेंस में है, मिडल ऑफ द वर्ड में है। मतलब ये जो पूरा वर्ड है सर्फ, इसमें ये वोवेल जो कि हमारा एजोनेंस को दिखा रहा है, ये किसमें है, ये मिडल में पाया जा रहा है। तो एजोनेंस में मिडल, स्टार्टिंग या एंड कहीं पे भी हो सकता है वोवेल, उसका कोई बहुत इशू नहीं है। द नेक्स्ट वन इज पुन। पुन इज वेरी इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच, मतलब ये काफी ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझना भी बहुत आसान है, इसको पढ़ना भी बहुत आसान है, और इसको आइडेंटिफाई करना भी उतना ही आसान है। आप लोग पन को बेसिकली ऐसे अपने माइंड में फिट कर सकते हैं कि पन इज यूज्ड फॉर फन, फन इज यूज्ड फॉर फन, क्योंकि हमारा ये वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है ना पन, ये बेसिकली फन के लिए ही यूज होता है। किसी भी सेंटेंस में मतलब जोक्स वगैरह हो गया या कॉमेडी वगैरह, इसी के लिए ये पन यूज होता है। लेकिन आपको इसको आइडेंटिफाई करने के लिए और इसको पढ़ने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। सो अ pun is a figure of speech that plays with the words to have multiple meaning. A pun is the figure of speech that plays with words. मतलब ये पन जो फिगर ऑफ स्पीच है ये प्ले करता है, शब्दों के साथ खेलता है। ये वाला हमारा जो पोएट्रिक डिवाइस है, इससे पहले हम लोगों ने जितने भी फिगर ऑफ स्पीच पढ़े, जितने भी पोएट्रिक डिवाइस पढ़े, उसमें से किसी में भी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि ये शब्दों के साथ खेलता है। बट ये हमारा जो पन, ये हमारा जो स्पेशल एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें शब्दों के साथ खेलते हैं और हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। इसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। The words are arranged in such a way to create a humorous or rhetorical effect. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको जब भी मतलब आप किसी भी ऐसे सेंटेंस में ये यूज होता है पन फिगर ऑफ स्पीच, जहाँ पे फन, जोक्स या ऐसी कोई भी चीज का क्या कहते हैं, मतलब ऐसी किसी भी जैसे फन वगैरह का वो किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, या इस चीजों की बात की जाती है, वहां पे ये वाला फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है। कुछ सेवरल एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। द ग्रामर बुक हैज अ लॉट ऑफ कॉमा सेंस। यहाँ पे लिखा है द ग्रामर बुक हैज अ लॉट ऑफ कॉमा सेंस। यहाँ पे कॉमा का मतलब वेट, यहाँ पे कॉमा का मतलब, यहाँ पे कॉमा सेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कॉमा सेंस, यहाँ पे कॉमन सेंस नहीं लिखा है, कॉमा सेंस लिखा है। कॉमा इन द सेंस ये वाला कॉमा, वो वाला कॉमन सेंस नहीं। ये यहाँ पे इस सेंटेंस में ये कह रहा है द ग्रामर बुक हैज अ लॉट ऑफ कॉमा सेंस, मतलब जो हमारी ग्रामर की बुक होती है उसमें लॉट्स ऑफ कॉमा सेंस होते हैं। कॉमन सेंस नहीं, कॉमा सेंस। कॉमा इट मींस ये वाला कॉमा, नॉट दैट कॉमन सेंस। नेक्स्ट वन, leopards cannot hide in the jungle. Leopards cannot hide in the jungle as they are always spotted. लेपर्ड्स जो होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लेपर्ड्स की जो बॉडी होती है, जो आउटर कवरिंग होता है, उस पर वेरियस स्पॉट्स पड़े होते हैं, ब्लैक वाइट, मतलब ऐसे कुछ इस टाइप के स्पॉट्स पड़े होते हैं लेपर्ड की बॉडी पे। तो इस वाले एग्जांपल में क्या कहा है, लेपर्ड्स कैन नॉट हाइड इन द जंगल, मतलब लेपर्ड्स जो होते हैं वो जंगल में छिप नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छिप सकते हैं, क्योंकि उनको तो हमेशा स्पॉट किया जाता है। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो स्पॉट का मतलब आपको ऐसा निकल के आएगा सामने कि स्पॉट इन द सेंस कि उनको पाया जाता है, उनको देखा जाता है, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसको समझेंगे तो स्पॉटेड का मतलब ये भी होता है कि उनकी बॉडी, उनके जो आउटर कवरिंग पे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर होता है, उसी को यहाँ पे स्पॉटेड कहा गया है। तो पन वहां यूज होता है जहां पे डबल मीनिंग या फिर डबल सेंस में कोई दो सेंटेंस को बात की जाए। ये बेसिकली पोएट्री वगैरह में यूज होता है फन के लिए और अपनी जो कंटेंट होता है उसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, आयरनी। The definition of irony as a literary device is a situation in which there is a contrast between expectations and reality. Contrast between expectations and reality. ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी आपको फेस करना पड़ता है। मतलब एक ऐसा पोएट्रिक डिवाइस जिसमें एक ही सेंटेंस में आपको एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, जैसे होता है ना, आप अपने पर्सपेक्टिव से वो चीज़ सोचे ही नहीं होंगे बट वो चीज़ हो जाती है, उसी को मतलब ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे आयरनी फिगर ऑफ स्पीच में, जो आप अपनी पर्सपेक्टिव से सोचे ही नहीं होंगे बट वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। समझते हैं कुछ सेवरल एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम। जैसे कि अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। क्या मतलब कोई भी अपने
कॉमन सेंस से, अपनी पर्सपेक्टिव से ये सोच सकता है कि फायर स्टेशन में ही फायर लग जाएगी। नहीं, हम लोगों के घरों में, हम लोगों की सराउंडिंग में, हम लोगों के इन्वायरमेंट में जब भी फायर का कोई केस आता है या फिर कहीं पे भी आग लगती है तो हम लोग खुद कॉल करके फायर स्टेशन वालों को बुलाते हैं। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि फायर स्टेशन में ही आग आग लग जाएगी? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, बट ये एक्चुअली में हो गया। हम अपनी पर्सपेक्टिव से ये चीज सोच नहीं सकते थे कि फायर स्टेशन में भी आग लग जाएगी। जो दूसरे एरियाज, दूसरे के घरों का आग बुझाते हैं, उनके वहां ही आग लग जाए, ये हम लोग कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे। बट एक्चुअली में ये रियलिटी में ये चीज कंडक्ट हो गई। तो उसी को कहते हैं, जहां पे एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, वहीं पे आ जाता है आयरनी फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वन, अ मैरिज काउंसलर। आई होप कि मैरिज काउंसलर आप लोग जानते होंगे, जो मैरिड लाइफ से रिलेटेड आपको सजेशंस, एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करता है। अ मैरिज काउंसलर फाइल्स अ डिवोर्स। मैरिज काउंसलर, जैसा कि मैंने बताया, मैरिज काउंसलर्स कौन होते हैं? मैरिज काउंसलर्स वो होते हैं जो दूसरे की मैरिड लाइफ में सजेशंस, एडवाइस, या फिर कह सकते हैं कि अपनी बात, अपने तर्क देते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। या फिर दूसरे के, अगर कोई किसी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी मैरिड लाइफ से, तो डिवोर्स कराते हैं। मतलब वो दूसरे को सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा है? अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डिवोर्स। मतलब एक मैरिज काउंसलर जो दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करता है रिगार्डिंग टू मैरिज, वो खुद डिवोर्स ले रहा है। ये एक्सपेक्टेड है? नहीं, क्योंकि हम लोग खुद उनसे सजेशन लेने जाते हैं और वो खुद डिवोर्स फाइल कर रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बट ये एक्चुअली में ये चीज कंडक्ट हो रही है, तो इसी को कह देंगे आयरनी फिगर ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में यूज हुआ है। नेक्स्ट वन, पैराडॉक्स। A paradox is a figure of speech which a statement appears to contradict itself. ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है। एक ही सेंटेंस में दो चीजें, मतलब एक ही सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर देता है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन इटसेल्फ क्रिएट हो जाएगी, उसी को कहते हैं पैराडॉक्स, पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच। कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको देखेंगे, जैसे कि डू द थिंग यू कैन नॉट डू। डू द थिंग यू कैन नॉट डू। मतलब आप देख सकते हैं इसमें कितना कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया है। डू द थिंग, वो काम करो जो तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते। कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएटेड है या नहीं है इस सेंटेंस में? ऑफ कोर्स है, क्योंकि ये ऐसा मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करके कह रहा है कि डू द थिंग, वो काम करो जो तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते। सेकेंड वन, यू आर डैम्ड इफ यू डू। यू आर damned if you do and damned if you don't। मतलब अगर तुम कोई काम, जैसे कहते हैं ना कि कोई काम करोगे तो भी पिटोगे, नहीं करोगे अदरवाइज तो भी पिटोगे, तो वही वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हमारे पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच में। जैसे कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर तुम ये काम करोगे तो भी फंसोगे, नहीं करोगे तो भी फंसोगे, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट, वो कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गया ना, कि अगर करेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं करेंगे तो भी फंसेंगे। तो ऐसे सिचुएशंस, ऐसे स्टेटमेंट्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वन, एनापोरा। एनापोरा, वेट, एनापोरा Anapora. Anapora is the repetition of words. Anapora is the repetition of words. Anapora is the repetition of words or phrases. Anapora is repetition of words. Anapora is what? Repetition of words or phrases in a group ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉज और पोएट्रिक लाइंस। मतलब अभी तक हम लोगों ने ऐसी चीजें पढ़ी थी जैसे एलिट्रेशन हो गया, और मतलब जिसमें वोवेल्स रिपीट हो रहे थे या कॉन्सोनेंट्स रिपीट हो रहे थे, एक लेटर मतलब एक अल्फाबेट रिपीट हो रहा था। बट अब हम पढ़ेंगे एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसा पोएट्रिक डिवाइस जहाँ पे पूरा वर्ड रिपीट करेगा। फिर से पढ़ते हैं। एनाफोरा इज अ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस इन अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, क्लॉजेस और पोएट्रिक लाइंस। मतलब एक पूरा वर्ड अगर रिपीट करेगा तो उसे हम कहेंगे हमारा एनापोरा। वो इस पोएट्रिक डिवाइस या इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आएगा।
इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एनापोरा एग्जाम्पल्स, गो बिग और गो होम। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वर्ड है गो जो कि 2 बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, एनापोरा। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था, वोवेल का पढ़ा था, कॉन्सोनेंट का पढ़ा था कि एक अल्फाबेट रिपीट कर रहा है, बट एनापोरा में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनापोरा में पूरा वर्ड ही रिपीट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं, गो बिग और गो होम। यहाँ पे गो वर्ड 2 टाइम रिपीट किया हुआ है और इसीलिए ये एनापोरा के अंदर आया है। बी बोल्ड, बी ब्रीफ, बी गोन। यहाँ पे आप देखेंगे बी वर्ड, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा एलिट्रेशन भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे बी वर्ड सेवरल टाइम्स रिपीट किया है। एलिट्रेशन में जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉन्सोनेंट रिपीट करता है सेवरल टाइम्स, तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एनापोरा में हमारा कौन सा वर्ड रिपीट कर रहा है, बोल्ड वर्ड। बोल्ड वर्ड नहीं, बी वर्ड। मतलब अगर हम इसको 2 सेंस से देख सकते हैं, एक सेंस से अगर हम इसको एज अ एलिट्रेशन का एग्जाम्पल भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एलिट्रेशन के एग्जाम्पल में क्या होता था, मतलब एलिट्रेशन में क्या होता है कि हमारा कॉन्सोनेंट रिपीट करता है, बट यहाँ पे हमारा एनापोरा के अंदर पूरा एक वर्ड रिपीट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी जो कि एक प्रॉपर वर्ड है वो भी सेवरल टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, यूफेमिज्म। यू Euphemism. Euphemism is the use of agreeable or inoffensive. Agreeable ये आपको बहुत ही ध्यान देने वाला फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये है तो बहुत ही सिंपल, बट अगर आप इसको थोड़ा भी मिस करते हैं या फिर थोड़ा भी आपके माइंड में वो हिट नहीं करती है, तो आप किसी भी स्टेटमेंट में अगर पूछ रहा है कि फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको बेसिकली हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं ध्यान दे पाएंगे ये हम आगे देखते हैं। अ यूफेमिज्म इज द यूज ऑफ एग्रीएबल और इनऑफेंसिव, एग्रीएबल और इनऑफेंसिव वर्ड्स टू रिप्लेस रूड और ऑफेंसिव वर्ड्स। मतलब यूफेमिज्म में होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान है वो गरीब है, तो अगर आप बेसिकली उसको ऐसे कह देते हैं डायरेक्टली कि ये गरीब है, तो वो बहुत ही हार्श साउंड करेगा, बहुत ही बेकार सा साउंड करेगा। अगर उसी की जगह आप उसको ये कहते हैं कि ये इंसान फाइनेंशियली अनस्टेबल है, तो वो थोड़ा ठीक लगेगा। तो वही चीज होती है यूफेमिज्म में, अगर कोई चीज है तो वो एक्चुअली में है, बट आप उसके लिए वो हार्श वर्ड जो कि हार्श साउंड करेगा, वो ऑफेंसिव वर्ड ना यूज करके कोई पोलाइट वर्ड या फिर इनऑफेंसिव वर्ड का यूज करेंगे, तो वही हमारा आता है किसके अंदर, यूफेमिज्म के अंदर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कोई मतलब अगर कोई इंसान है वो चीज एक्चुअली में होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पुअर है, कोई गरीब है, वो एक्चुअली में गरीब है, बट आप उसको कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब ये वर्ड नहीं यूज कर सकते आप उसके लिए, क्योंकि वो बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड लगेगा अगर आप किसी को पुअर गरीब कह रहे हैं। इंस्टीड ऑफ दैट आप उसको कह सकते हैं ही इज फाइनेंशियली अनस्टेबल, उसका भी मतलब वही होगा, सेंस वही जाएगा, बट ये वर्ड जो हम लोगों ने पुअर या फिर गरीब को रिप्लेस करके यूज किया, फाइनेंशियली अनस्टेबल, वो थोड़ा हार्श साउंड नहीं करेगा। तो बस दैट्स इट, यही होता है हमारे यूफेमिज्म के अंदर। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझेंगे। यूफेमिज्म एग्जांपल, आई विल एंजॉय द चैलेंज, आई विल एंजॉय द चैलेंज, वेट, I will enjoy the challenge. I will enjoy the challenge. That's a difficult task. मतलब यहाँ पे होता है ना कि पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें कहा गया I will enjoy the challenge और ब्रैकेट में लिखा गया that is a difficult task। मतलब यहाँ पे चैलेंज जो कि है उसको हम डिफिकल्ट भी कह सकते हैं। कोई चैलेंज है, कुछ चीज चैलेंजिंग है हमारे लिए, उसको एज अ डिफिकल्ट टास्क भी हम कंसिडर कर सकते हैं। Second one, your buddies have been put to sleep. The vet had to kill your. इस भी सेंटेंस में आप देखेंगे पहले हार्श साउंड किया ये वर्ड, अब योर बडीज हैज बीन पुट टू स्लीप, उसके बाद हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखा कि दैट बैट हैड टू किल योर। मतलब यूफेमिज्म में इतना सा मतलब समझिए यूफेमिज्म का, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यूफेमिज्म में वही चीज होता है कि अगर कोई चीज एक्चुअली में है, आप उसके लिए वो, अगर कोई चीज है वो होगी एक्चुअली में, ऐसा नहीं कि वो चीज नहीं होगी, बट आप उसके लिए वो ऑफेंसिव वर्ड ना यूज करके कोई पोलाइट वर्ड, इनऑफेंसिव वर्ड यूज करेंगे जो कि साउंड सेम ना करे, बस उसका सेंस सेम ही हो। नेक्स्ट वन, लेटोस, लिटोट्स। द सेकंड वन इज लिटोट्स। So, lithos is a figure of speech and a form of understatement.
Litotes is a figure of speech and a form of understatement in which a sentiment or expression, ironically by negative its commentary. बेसिकली ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है लिथोट्स। लिथोट्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लिथोट्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट इन विच अ सेंटिमेंट इज एक्सप्रेस्ड आयरोनिकली बाय निगेटिंग इट्स कॉमनरी। मतलब जिसमें आप ऐसे समझ सकते हैं इस फिगर ऑफ स्पीच को कि सेंटिमेंट एक्सप्रेस होता है, मतलब सेंटिमेंट एक्सप्रेस हो रहा है और नेगेटिव वे में एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे कि हम कहते हैं ना कोई चीज अच्छा है बट उसको अच्छा ना कह के हम ये कहते हैं उतना बुरा भी नहीं था। मतलब जैसे कि जो चीज है अच्छी आप उसको अच्छा ना करके ये कहने कि हाँ ठीक है उतना बुरा भी नहीं था। तो हर चीज को सेंटिमेंट्स के साथ एक्सप्रेस करना, आयरोनिकली निगेट करना, उसी को कहते हैं हमारा लिथोट्स। कुछ इसके सेवरल एग्जांपल्स देखते हैं। Lito's example. Her cooking is not terrible exactly. Her cooking is not terrible. Terrible नहीं है, is not terrible का मतलब his cooking is, her cooking is of okay okay type. You know what is okay okay type? हर कुकिंग इज ऑफ ओके ओके टाइप, या फिर हर कुकिंग इज क्वाइट गुड या क्वाइट बेटर कह सकते थे, बट यहाँ पे वो ना कह के ये कहते हैं हर कुकिंग इज नॉट टेरेबल एग्जैक्टली। मतलब कि यहाँ पे उस चीज को निगेटिंग वे में कर रहे हैं, उस चीज को नेगेटिव वे में कह रहे हैं, तो वहीं पे हमारा लितोत्स हो जाएगा, लितोत्स फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। सेकेंड वन, आयरलैंड इज नॉट अ ऑर्डिनरी कंट्री। मतलब आयरलैंड जो है वो एक ऑर्डिनरी कंट्री नहीं है। एग्जैक्टली हम सब जानते हैं कि आयरलैंड एक बहुत ही अच्छी कंट्री है और उसकी बहुत ही स्पेसिफिकेशंस है, वहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक चीजें ऐसी हैं जो उसको एक ऑर्डिनरी कंट्री से अलग करती हैं। तो यहाँ पे भी निगेटिव वर्ड यूज करके इस सेंटेंस को कहा गया है, जैसे आयरलैंड इज नॉट अ ऑर्डिनरी कंट्री। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप कि हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में कुछ फिगर ऑफ स्पीच पढ़े थे और आज कुछ फिगर ऑफ स्पीच हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, आई होप कि वो सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको एकदम अच्छे से क्लियर होंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रही हूँ, कुछ आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे हमारे ऐप पे। अगर आप अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप हमारा ऐप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। रही बात पेड कोर्स में इनरोल होने की, तो उसमें कोई आप मतलब वो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइज। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह। सो द प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट इज, फ्रॉम फोर्थ द फैटल लॉन्स ऑफ दीज टू फोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं द वर्ड एफ इज रिपीटिंग सेवरल टाइम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं द वर्ड एफ इज रिपीटिंग सेवरल टाइम्स। तो अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। एक वर्ड, एक लेटर है वो रिपीट कर रहा है, वो लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसका नेचर क्या है, ये लेटर जो एफ है वो कॉन्सोनेंट है, वो सेवरल टाइम्स एक ही सेंटेंस में रिपीट किए जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, यहाँ पे होगा हमारा एलिट्रेशन, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He is not the he is not the sharpest pencil in the box। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, यहाँ पे कह रहा है he is not the sharpest pencil, not the sharpest। यहाँ पे शार्प का मतलब वो शार्प नहीं है जो नॉर्मल शार्प पेंसिल के लिए होता है। यहाँ पे शार्प का मतलब होता है नॉट द शार्पेस्ट, मतलब शार्पेस्ट नहीं है तो ये क्या स्टूपिड है, शार्पेस्ट नहीं है तो क्या स्टूपिड है। ही इज नॉट द शार्पेस्ट पेंसिल इन द बॉक्स। मतलब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली कोई चीज नहीं कह रहा है, निगेटिंग वे में कह रहा है, उसको नेगेटिव सेंस लगा के कह रहा है नॉट द शार्पेस्ट। वो डायरेक्टली भी कह सकता था स्टूपिड या कोई ऐसा वर्ड यूज कर सकता था, बट इस एग्जाम्पल में कहा गया ही इज नॉट द शार्पेस्ट पेंसिल इन द बॉक्स। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा यूफेमिज्म। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, यूफेमिज्म। आई होप कि आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो गए होंगे और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे ऐप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। दैट्स इट। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ। मेरा मुंह